नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम बैंकिंग और इकोनॉमी का एक बहुत ही टेक्निकल और क्रिटिकल टॉपिक कवर करेंगे, जो है वेज एंड मींस एडवांसेज यानी डब्ल्यूएमए। अगर आप आरबीआई के फ्रेमवर्क को गहराई से समझना चाहते हैं, तो यह सेशन आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। वेज एंड मींस एडवांसेज के लीगल रूल्स पर यह सवाल बहुत क्रिटिकल है। इसे ध्यान से पढ़िए। Which of the following statements are correct regarding the legal and operational framework of the Ways and Means Advances (WMA) scheme administered by the Reserve Bank of India (RBI)? 1. The scheme operates under Section 17(5) of the Reserve Bank of India Act 1934, which authorizes the RBI to lend to the center and states for periods not exceeding 90 days. 2. Effective 9th January 2026, the RBI commenced general banking business for the Government of National Capital Territory of Delhi, GNCTD, following a specific agreement. 3. Funds availed under WMA are considered a source of long-term capital for infrastructure projects and are directly reckoned as part of the fiscal deficit. 4. The RBI acts as the banker to state governments under agreements mandated by Section 21 of the RBI Act. Option A. 1, 2, and 4 only. Option B. 1 and 3 only. Option C. 2, 3, and 4 only. Option D. 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 4 सही हैं और स्टेटमेंट 3 गलत है। चलिए इसकी पूरी हिस्ट्री समझते हैं। असल में 1997 से पहले सरकार एडहॉक ट्रेजरी बिल्स का यूज करती थी। उस सिस्टम में सरकार जब चाहे तब नोट छपवाकर अपना खर्च चला लेती थी, जिससे महंगाई बहुत बढ़ती थी। इस ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन को रोकने के लिए डब्ल्यूएमए लाया गया। डब्ल्यूएमए का बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि यह एक टेम्परेरी लोन है, जो सिर्फ कैश मिसमैच को ठीक करने के लिए मिलता है। आरबीआई एक्ट का सेक्शन 17(5) बैंक को यह पावर देता है कि वह केंद्र और राज्य सरकारों को 90 दिनों के लिए उधार दे सके। अब बात करते हैं दिल्ली सरकार वाले नए अपडेट की। यह पॉइंट एग्जाम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। हाल ही में आरबीआई ने दिल्ली सरकार के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। इसके तहत 9 जनवरी 2026 से आरबीआई ने दिल्ली सरकार का बैंकिंग बिजनेस संभालना शुरू कर दिया है। अब आते हैं उस ट्रैप पर जहां स्टूडेंट गलती करते हैं। स्टेटमेंट 3 कहता है कि यह लॉन्ग टर्म कैपिटल है, जो पूरी तरह गलत है। याद रखिए कि डब्ल्यूएमए एक शॉर्ट टर्म फैसिलिटी है, जैसे आप महीने के आखिरी में दोस्त से उधार लेते हैं। इसे साल के अंदर चुकाना होता है, इसलिए यह फिस्कल डेफिसिट का हिस्सा नहीं माना जाता। फिस्कल डेफिसिट में वो उधारी आती है जो सरकार की कमाई से ज्यादा खर्च होने पर ली जाती है। सेक्शन 21 से भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि यही सेक्शन आरबीआई को राज्यों का बैंकर बनाता है। एग्जाम में याद रखिए, डब्ल्यूएमए कभी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए यूज नहीं होता, यह सिर्फ हाउसिंग के लिए है। फिलहाल यही लीगल फ्रेमवर्क फॉलो किया जा रहा है। अगले सवाल में हम लिक्विडिटी फैसिलिटी के टियर स्ट्रक्चर और एसडीएफ के नियमों को देखेंगे। आरबीआई राज्यों को किस तरह लिक्विडिटी सपोर्ट देता है, इसका सही आर्डर समझना जरूरी है। Consider the following statements regarding the tiered structure of liquidity facilities, special drawing facility, WMA, and overdraft provided by the Reserve Bank of India to state governments. 1. The special drawing facility
SDF, is a secured advance provided against the collateral of government securities and investments in the Consolidated Sinking Fund, CSF, and Guarantee Redemption Fund, GRF. 2. The interest rate charged on the Special Drawing Facility, SDF, is higher than the repo rate to discourage excess borrowing. 3. Normal WMA is a clean, unsecured, advance provided at the repo rate. 4. State governments are strictly prohibited from remaining in an overdraft, OD, position for more than 14 consecutive working days. Option A. 1 and 4 only. Option B. 1, 3, and 4 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 1, 3 और 4 सही हैं। यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन इंटरेस्ट रेट्स को लेकर होता है। पहले बैक स्टोरी समझते हैं कि यह 3 लेयर क्यों बनाई गई। आरबीआई चाहता है कि राज्य सरकारें फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करें। इसलिए उन्होंने सबसे सस्ती फैसिलिटी को कोलेट्रल से लिंक कर दिया। सबसे पहली लेयर है स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी यानी एसडीएफ। यह एक सिक्योर्ड लोन है। इसमें राज्य सरकार को अपनी जमा पूंजी जैसे कि सीएसएफ या जीआरएफ के इन्वेस्टमेंट गिरवी रखने पड़ते हैं। चूंकि यह लोन सिक्योर्ड है और रिस्क कम है, इसलिए इसका इंटरेस्ट रेट रेपो रेट से कम होता है। स्टेटमेंट 2 यही गलत हो जाता है क्योंकि एसडीएफ महंगा नहीं बल्कि सस्ता होता है। इसे रेपो -1 या 2% पर दिया जाता है। अगर एसडीएफ की लिमिट खत्म हो जाए तब राज्य नॉर्मल डब्ल्यूएमए ले सकता है। यह अनसिक्योर्ड लोन है, इसलिए इस पर रेपो रेट चार्ज होता है। और अगर यह लिमिट भी क्रॉस हो जाए तो राज्य ओवरड्राफ्ट में चला जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा रूल है जो एग्जाम में बार बार आता है। कोई भी राज्य 14 लगातार वर्किंग डेज से ज्यादा ओवरड्राफ्ट में नहीं रह सकता। अगर वह 15वें दिन भी ओवरड्राफ्ट में रहा तो आरबीआई उसके पेमेंट रोक देगा। मान लीजिए आपके पास गोल्ड है तो आप गोल्ड लोन लेंगे क्योंकि वह सस्ता है। एसडीएफ बिल्कुल उसी तरह का सस्ता गोल्ड लोन है। नॉर्मल डब्ल्यूएमए पर्सनल लोन जैसा है जो थोड़ा महंगा है। एग्जाम में याद रखिए, एसडीएफ सबसे पहले यूज होता है, फिर डब्ल्यूएमए और अंत में ओवरड्राफ्ट। यह सीक्वेंस कभी चेंज नहीं होता। अगले सवाल में हम यह देखेंगे कि ओवरड्राफ्ट की टाइम लिमिट केंद्र और राज्य के लिए अलग क्यों है। यहाँ लोग अक्सर गलती करते हैं क्योंकि केंद्र और राज्य के नियम थोड़े अलग हैं। Which of the following statements accurately reflects the operational limits and triggers associated with the Ways and Means Advances (WMA) scheme? 1. For the central government, the WMA limit for the second half, H2, of the financial year is typically set lower than the first half, H1, to account for revenue seasonality. 2. The Reserve Bank of India may trigger the fresh flotation of market loans when the government utilizes 75% of its WMA limit. 3. A state government is permitted to be in an overdraft position for a maximum of 36 working days in a single quarter. 4. The central government is permitted to remain in an overdraft position for up to 20 consecutive working days before payments are stopped. Option A. 1, 2, and 3 only. Option B. 2 and 4 only. Option C.
1 and 3 only. Option D. 1, 2, 3 and 4. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 4 में एक बहुत बड़ा ट्रैप है। चलिए इसे लॉजिक से समझते हैं। सरकार का खर्चा साल की शुरुआत में यानी अप्रैल से मई में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन टैक्स कलेक्शन बाद में आता है। इस मिसमैच को संभालने के लिए साल के पहले हिस्से यानी H1 में लिमिट ज्यादा रखी जाती है। जब हम साल के दूसरे हिस्से यानी H2 में आते हैं तो टैक्स आने लगता है, इसलिए लिमिट घटा दी जाती है। यही कारण है कि H2 की लिमिट कम होती है। अब बात करते हैं 75% वाले रूल की। आरबीआई यह रिस्क नहीं ले सकता कि सरकार का खाता खाली हो जाए। इसलिए जैसे ही सरकार अपनी WMA लिमिट का 75% यूज कर लेती है, आरबीआई मार्केट से लोन उठाने का प्रोसेस शुरू कर देता है। यह एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसा है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां सबसे ज्यादा गलती होती है। राज्यों के लिए ओवरड्राफ्ट की लिमिट 36 दिन है, एक क्वार्टर में। लेकिन केंद्र सरकार के लिए नियम बहुत सख्त है। स्टेटमेंट 4 कहता है कि केंद्र 20 दिन तक ओवरड्राफ्ट में रह सकता है, जो गलत है। केंद्र सरकार को सिर्फ 10 लगातार वर्किंग डेज की छूट मिलती है। सोचिए, अगर केंद्र सरकार ही डिफॉल्ट करने लगे तो देश की साख गिर जाएगी। इसलिए उनके लिए विंडो छोटी रखी गई है। एग्जाम में याद रखिए, स्टेट के लिए 14 दिन लगातार और केंद्र के लिए सिर्फ 10 दिन लगातार। यह अंतर आपको कंफ्यूज करने के लिए ही डाला जाता है। अगले सवाल में हम 2025-26 के लिए तय की गई नई लिमिट्स का डेटा चेक करेंगे। यह डेटा बेस्ट सवाल है। इसमें 2025-26 के ताजा आंकड़े पूछे गए हैं। Which of the following statements correctly outlines the specific quantitative limits for Ways and Means Advances, WMA, effective in the financial year 2025 to 26 as per recent Reserve Bank of India notifications? 1. The WMA limit for the central government for the second half of the financial year, October 2025 to March 2026, was fixed at rupees 50,000 crore. 2. Following the January 2026 agreement, the WMA limit for the Government of National Capital Territory of Delhi, GNCTD, was fixed at rupees 890 crore. 3. With the inclusion of GNCTD, the aggregate WMA limit for all states and union territories combined was revised to approximately rupees 61,008 crore. 4. The WMA limit for the central government is kept uniform at rupees 1,50,000 crore for both the first half, H1, and second half, H2, of the fiscal year. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2, and 3 only. Option C. 2, 3, and 4 only. Option D. 1 and 3 only. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही है। यह सवाल प्योर डेटा और करंट अफेयर्स का मिक्स है। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं। जैसा हमने पिछले सवाल में सीखा, H2 में लिमिट कम होती है। 2025-26 के लिए H2 की लिमिट 50,000 करोड़ रुपए तय की गई है। स्टेटमेंट 4 कहता है कि लिमिट पूरे साल एक जैसी रहती है, जो लॉजिकली और फैक्चुअली दोनों तरह से गलत है। H1 में यह लिमिट 1.5 लाख करोड़ थी, लेकिन H2 में इसे घटा दिया गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट पर आते हैं,
जो जनवरी 2026 का है। दिल्ली सरकार यानी जीएनसीटीडी के लिए 890 करोड़ की नई लिमिट तय हुई है। जब हम इस नई रकम को बाकी सभी राज्यों की पुरानी लिमिट के साथ जोड़ते हैं, तो टोटल फिगर 61,008 करोड़ हो जाता है। यह एग्रीगेट लिमिट वाला नंबर एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। यहाँ एक हिडन कॉन्सेप्ट भी है, जिसे बेस लिंकिंग कहते हैं। हर राज्य की लिमिट उसके खर्च के हिसाब से अलग होती है। दिल्ली का बजट बाकी बड़े राज्यों से छोटा है, इसलिए लिमिट भी कम है। मान लीजिए अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि लिमिट कैसे तय होती है, तो जवाब है कि यह सुधीर श्रीवास्तव कमेटी के फॉर्मूले पर आधारित है। एग्जाम में याद रखिए, H2 की लिमिट हमेशा H1 से कम होगी। यह यूनिवर्सल रूल है। अगर सरकार के पास एक्स्ट्रा पैसा बच जाए, तो आरबीआई उसका क्या करता है? यह सवाल उसी पर है। While Ways and Means Advances, WMA, manage liquidity deficits, how does the Government of India manage its surplus cash balances with the Reserve Bank of India? 1. Surplus cash balances beyond a stipulated minimum level are invested in 14-day intermediate treasury bills, ITBs. 2. The primary objective of these investments is to ensure that government funds do not lie idle and instead earn interest. 3. The entire cash balance held by the government at the end of the day is automatically swept into the investment account, leaving a zero balance. Option A. 1 only. Option B. 1 and 2 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट है। हम अक्सर WMA यानी उधारी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जब सरकार की जेब में ज्यादा पैसा होता है, तब क्या होता है? यह भी जानना जरूरी है। आरबीआई सरकार का बैंकर है, इसलिए वह सरकार का पैसा आइडल यानी खाली नहीं छोड़ सकता। जब भी सरकार के खाते में मिनिमम बैलेंस से ज्यादा पैसा होता है, उसे इन्वेस्ट कर दिया जाता है। यह इन्वेस्टमेंट 14 दिन के इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल्स में किया जाता है। इसे आईटीबी कहते हैं। यह नॉर्मल ट्रेजरी बिल से अलग होता है, क्योंकि इसे आम पब्लिक नहीं खरीद सकती। स्टेटमेंट 3 यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है। यह कहता है कि सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाता है और बैलेंस जीरो हो जाता है। यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सरकार को रोजमर्रा के खर्चों के लिए एक मिनिमम बफर रखना पड़ता है। सिर्फ उस बफर के ऊपर का सरप्लस ही इन्वेस्ट होता है, न कि पूरा बैलेंस। मान लीजिए आपके सेविंग्स अकाउंट में 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी है। अगर आपके पास 15,000 हैं, तो सिर्फ ऊपर के 5,000 की एफडी बनेगी, पूरे 15,000 की नहीं। इसका मकसद सरकार को कुछ एक्स्ट्रा कमाई देना है। एग्जाम में याद रखिए, इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल्स सिर्फ सरकार के सरप्लस को मैनेज करने के लिए हैं। यह मार्केट से उधार लेने का टूल नहीं है। यह सिस्टम लिक्विडिटी को स्मूथ रखता है। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। WMA आरबीआई एक्ट के सेक्शन 17(5) के तहत आता है। दिल्ली सरकार का बैंकिंग बिजनेस 9 जनवरी 2026 से शुरू हुआ। WMA शॉर्ट टर्म लोन है और फिस्कल डेफिसिट में नहीं जुड़ता। SDF एक सिक्योर्ड लोन है, जो कोलेट्रल के बदले मिलता है। राज्य सरकार लगातार 14 दिनों से ज्यादा ओवरड्राफ्ट में नहीं रह सकती। केंद्र के लिए H2 की लिमिट 50,000 करोड़ रुपए है। सरप्लस कैश को 14 दिन के इंटरमीडिएट टी बिल्स में इन्वेस्ट करते हैं।
अगले सवाल में हम स्टेट डेवलपमेंट लोन्स और कोलेट्रल के मार्जिन रूल्स को समझेंगे। कोलेट्रल के नियम और लिमिट कैलकुलेशन पर यह सवाल बहुत टेक्निकल है। इसे ध्यान से देखिए। Consider the following statements regarding the calculation of limits and eligible collateral for the Special Drawing Facility (SDF) available to state governments. 1. WMA limits for states are not uniform but are base-linked, derived from the average of total expenditure and revenue receipts of the respective state. 2. State development loans, SDLs, issued by a state are eligible collateral for that same state to avail the special drawing facility. 3. States are incentivized to invest in the Consolidated Sinking Fund, CSF, and Guarantee Redemption Fund, GRF, because they can avail SDF at a lower interest rate against these investments. 4. The operative limit for SDF against CSF investments is calculated after applying margin, haircut, to the market value of the securities. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 3, and 4 only. Option C. 2, 3, and 4 only. Option D. 1, 2, 3, and 4. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 1, 3 और 4 सही है। स्टेटमेंट 2 में एक लॉजिकल गलती है, जिसे पकड़ना जरूरी है। सबसे पहले लिमिट की बात करते हैं। हर राज्य की इकोनॉमी अलग है, इसलिए उनकी उधार लेने की क्षमता भी अलग है। सुधीर श्रीवास्तव कमेटी ने कहा था कि लिमिट को राज्य के कुल खर्च से लिंक किया जाए। इसे बेस लिंक्ड लिमिट कहते हैं। अब आते हैं एसडीएफ पर। यह एक सस्ता लोन है जो कोलेट्रल के बदले मिलता है। यहाँ ट्रैप यह है कि क्या राज्य अपने ही बॉन्ड यानी एसडीएल गिरवी रख सकता है? जवाब है नहीं। आप अपनी ही गारंटी देकर खुद को लोन नहीं दे सकते। एसडीएफ के लिए आपको थर्ड पार्टी सिक्योरिटी चाहिए, जैसे कि केंद्र सरकार के बॉन्ड, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। सरकार राज्यों को सीएसएफ और जीआरएफ में पैसा डालने के लिए एनकरेज करती है। अगर आप यहाँ पैसा जमा करते हैं, तो आपको सस्ते रेट पर लोन मिलता है। स्टेटमेंट 4 हेयरकट के बारे में है। हेयरकट वो सेफ्टी मार्जिन है जो बैंक काटता है। अगर आपके पास 100 रुपए की सिक्योरिटी है, तो बैंक आपको 90 रुपए ही लोन देगा। यह 10 रुपए का गैप हेयरकट कहलाता है। यह रिस्क मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। एग्जाम में याद रखिए, कोई भी राज्य अपने खुद के एसडीएल पेपर को गिरवी रखकर एसडीएफ नहीं ले सकता। यह बैंकिंग का बेसिक प्रिंसिपल है। अगले सवाल में हम यह जानेंगे कि एडहॉक ट्रेजरी बिल्स को बंद क्यों किया गया था। डब्ल्यूएमए की हिस्ट्री और आरबीआई के लीगल सेक्शंस पर यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। Which of the following statements correctly traces the historical evolution and legal mandates of the Reserve Bank of India's government banking functions? 1. The introduction of the Ways and Means Advances (WMA) scheme in 1997 replaced the system of ad hoc treasury bills, thereby ending the era of automatic monetization of the fiscal deficit. 2. The current base-linked methodology for fixing state WMA limits is based on the recommendations of the Sudhir Srivastav Committee, 2019. 3. Section 21 of the RBI Act grants the RBI the exclusive right, monopoly, to transact banking business for the central government, whereas Section 21 allows it to act as banker to state governments based on mutual agreement.
4. The ad hoc treasury bills system was abolished because it prevented the government from maintaining a minimum cash balance. Option A. 1, 2, and 3 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1 and 4 only. Option D. 1, 2, 3 and 4. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही है। स्टेटमेंट 4 गलत है। चलिए इतिहास में पीछे चलते हैं। 1997 से पहले सरकार एडहॉक ट्रेजरी बिल्स का इस्तेमाल करती थी। यह एक ऐसा सिस्टम था जहां अगर सरकार के पास पैसे खत्म हो जाते तो आरबीआई नए नोट छाप कर दे देता था। इसे ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन कहते थे। इससे महंगाई बहुत बढ़ती थी क्योंकि मार्केट में बिना प्रोडक्शन के पैसा आ जाता था। डब्ल्यूएमए ने इस प्रथा को खत्म किया। अब सरकार को उधार लेना पड़ता है, नोट छापने की अनुमति नहीं है। स्टेटमेंट 4 कहता है कि इसे मिनिमम बैलेंस की वजह से हटाया गया, जो गलत है। असली कारण था फिस्कल डिसिप्लिन और इन्फ्लेशन कंट्रोल। अब लीगल पार्ट पर आते हैं। आरबीआई एक्ट के 3 सेक्शन बहुत खास हैं। सेक्शन 21 केंद्र सरकार के लिए है। यह आरबीआई को मोनोपोली देता है कि केंद्र का बैंकिंग काम सिर्फ आरबीआई ही करेगा। लेकिन राज्यों के लिए सेक्शन 21 है। यह कहता है कि अगर राज्य चाहे तो आरबीआई को अपना बैंकर बना सकता है। यह मैंडेटरी नहीं है। सुधीर श्रीवास्तव कमेटी ने ही राज्यों की लिमिट तय करने का मॉडर्न तरीका दिया था। एग्जाम में याद रखिए, एडहॉक बिल्स का मतलब था अनलिमिटेड नोट प्रिंटिंग, जबकि डब्ल्यूएमए एक लिमिटेड लोन है जिसे 90 दिन में चुकाना ही पड़ता है। अगले सवाल में हम ओवरड्राफ्ट के रीसेट रूल का एक प्रैक्टिकल सिनेरियो सॉल्व करेंगे। यह एक सिचुएशन बेस्ड सवाल है। अगर ओवरड्राफ्ट बीच में क्लियर हो जाए तो क्या होगा? Scenario: a state government has been in overdraft (OD) for 12 consecutive working days. On the 13th day, it clears the entire OD balance. 3 days later, it slips back into overdraft. Which of the following accurately describes the regulatory consequences? 1. The 14-day consecutive limit counter resets, and the state gets a fresh 14-day window for the new OD spell. 2. The state must ensure that despite the reset, its total days in overdraft do not exceed 36 working days in the current quarter. 3. The RBI will immediately stop payments because the break in OD was less than 5 working days. 4. The RBI stops payments only if the state exceeds the 14-day consecutive limit or the 100% OD quantum limit. Option A. 1 and 3 only. Option B. 1, 2, and 4 only. Option C. 2 and 4 only. Option D. 1 and 2 only. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी स्टेटमेंट 1, 2 और 4 सही है। यह सवाल लगातार शब्द की परिभाषा पर है। नियम कहता है कि कोई भी राज्य 14 दिन लगातार ओवरड्राफ्ट में नहीं रह सकता। इस सिनेरियो में राज्य ने 12वें दिन अपना बकाया चुका दिया। जैसे ही बैलेंस 0 हुआ, वो लगातार वाली चेन टूट गई। जब 3 दिन बाद राज्य फिर से ओवरड्राफ्ट में गया, तो उसका मीटर 0 से शुरू होगा। उसे फिर से पूरे 14 दिन मिलेंगे। स्टेटमेंट 3 कहता है कि गैप 5 दिन का होना चाहिए, जो कि गलत है।
ऐसा कोई नियम नहीं है। एक दिन का गैप भी काफी है मीटर रिसेट करने के लिए। लेकिन यहाँ एक कैच है। भले ही मीटर रिसेट हो जाए, एक क्वार्टर में कुल मिलाकर 36 दिन से ज्यादा ओवरड्राफ्ट नहीं हो सकता। इसे ऐसे समझें कि आपको गेम में एक्स्ट्रा लाइफ मिल गई, लेकिन टोटल टाइम लिमिट अभी भी चल रही है। आरबीआई पेमेंट तभी रोकता है जब या तो आप लगातार 14 दिन क्रॉस कर जाएं या 36 दिन का टोटल कोटा खत्म हो जाए, या फिर आपने लिमिट से 100% ज्यादा पैसा निकाल लिया हो। एग्जाम में याद रखिए, कॉन्जिक्यूटिव काउंट को तोड़ने के लिए बस एक दिन बैलेंस पॉजिटिव करना काफी है। अगले सवाल में हम कैश मैनेजमेंट बिल्स और डब्ल्यूएमए का अंतर समझेंगे। कैश मैनेजमेंट बिल और डब्ल्यूएमए में क्या फर्क है? यह सवाल बहुत बार आता है। Consider the following statements comparing ways and means advances, WMA, with cash management bills, CMBs, and the special drawing facility, SDF. 1. WMA is a non-tradable bilateral loan facility, whereas cash management bills, CMBs, are tradable money market instruments issued to investors. 2. Both WMA and CMBs are used to address temporary mismatches in government cash flows. 3. The interest rate on the Special Drawing Facility, SDF, is fixed at repo rate minus 1% to 2%, making it cheaper than market borrowings. 4. Unlike standard treasury bills which have fixed tenures, example, 91 days, CMBs have flexible tenures, often less than 91 days, tailored to immediate cash needs. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2, 3, and 4 only. Option C. 1, 3, and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सभी स्टेटमेंट सही हैं। डब्ल्यूएमए और सीएमबी दोनों का मकसद एक ही है, कैश की कमी को पूरा करना। लेकिन इनका तरीका अलग है। डब्ल्यूएमए एक सीधा लोन है जो आरबीआई सरकार को देता है। इसे आप किसी और को बेच नहीं सकते। दूसरी तरफ कैश मैनेजमेंट बिल एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। सरकार इसे जारी करती है और बैंक या इन्वेस्टर इसे खरीद सकते हैं। इसे आप सेकेंडरी मार्केट में बेच भी सकते हैं। डब्ल्यूएमए घर की बात है, जबकि सीएमबी बाजार की बात है। सीएमबी तब लाया जाता है जब डब्ल्यूएमए की लिमिट खत्म होने वाली हो। इसकी खासियत यह है कि इसका टाइम फिक्स नहीं होता। नॉर्मल टी बिल्स 91 दिन के होते हैं, लेकिन सीएमबी को 15, 20 या 35 दिन के लिए भी जारी किया जा सकता है। एसडीएफ के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। यह सस्ता है क्योंकि यह कोलेटरल से बैक होता है। इसका रेट रेपो माइनस होता है। सरकार कोशिश करती है कि पहले सस्ता एसडीएफ ले, फिर डब्ल्यूएमए ले और सबसे अंत में सीएमबी जारी करे। यह फंड रेजिंग का एक आर्डर है। एग्जाम में याद रखिए, सीएमबी ट्रेडेबल है, लेकिन डब्ल्यूएमए ट्रेडेबल नहीं है। यही इनका सबसे बड़ा अंतर है। यह सवाल इंटरेस्ट रेट्स की पेनल्टी पर है। इसे गलत मत करना। The Reserve Bank of India imposes a graded interest rate structure to enforce fiscal discipline on state governments. Which of the following correctly pairs the facility with its applicable interest rate? 1. Special Drawing Facility, SDF repo rate minus 2%. 2. Normal WMA repo rate. 3. Overdraft up to 100% of limit repo rate plus 2%.
4. Overdraft exceeding 100% of limit repo rate plus 5%. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2, 3 and 4 only. Option C. 1, 3 and 4 only. Option D. 1, 2, 3 and 4. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी चारों पेयर्स बिल्कुल सही हैं। यह सवाल पूरे इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर का निचोड़ है। आरबीआई ने इसे एक सीढ़ी की तरह बनाया है। सबसे नीचे एसडीएफ है। यह सबसे सुरक्षित है, इसलिए सबसे सस्ता है। यहाँ आपको रेपो से 2% कम रेट मिलता है। उसके ऊपर नॉर्मल डब्ल्यूएमए है। यह स्टैंडर्ड लोन है, इसलिए इस पर स्टैंडर्ड रेपो रेट लगता है। अब आती है पेनल्टी जोन। अगर आप लिमिट से ज्यादा पैसा निकालते हैं, यानी ओवरड्राफ्ट में जाते हैं, तो रेट बढ़ जाता है। 100% लिमिट तक यह रेपो प्लस 2% होता है। और अगर आपने 100% की लिमिट भी तोड़ दी, तो यह रेपो प्लस 5% हो जाता है। यह 5% वाला रेट बहुत भारी होता है। इसे इसलिए रखा गया है ताकि राज्य सरकारें डरें और लिमिट में रहें। यह एक तरह का फाइन है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि मैक्सिमम पेनल्टी रेट क्या है, तो जवाब है रेपो प्लस 5%। यह स्ट्रक्चर याद रखना बहुत आसान है, -2, 0, +2 और +5। यह प्रोग्रेसिव पनिशमेंट सिस्टम है। चलिए अब क्वेश्चन 6 से 10 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। राज्य अपने खुद के एसडीएल बॉन्ड को गिरवी नहीं रख सकता। डब्ल्यूएमए ने 1997 में एडहॉक बिल्स की जगह ली। 14 दिन से पहले बैलेंस चुकाने पर ओवरड्राफ्ट मीटर रिसेट हो जाता है। सीएमबी को मार्केट में बेचा जा सकता है, डब्ल्यूएमए को नहीं। 100% लिमिट पार करने पर रेपो प्लस 5% चार्ज लगता है। सेक्शन 21A के तहत आरबीआई राज्यों का बैंकर बनता है। यह सेशन यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। दोस्तों, आज हमने डब्ल्यूएमए के सभी टेक्निकल रूल्स और नई लिमिट्स को कवर किया। एग्जाम में सेक्शन नंबर और ओवरड्राफ्ट के दिनों को लेकर कंफ्यूज मत होना। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी तैयारी जारी रखें और अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।